अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हमारे 12वीं के तारीख़ के तीसरे सबक का अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। आपके तीसरे सबक का नाम है भारत और यूरोपीय इस्तेमारियत। इंग्लिश में इसे इंडिया एंड यूरोपियन कॉलोनियलिज़म कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस सबक में हमको 4 नुकात का मुताला करना है। 3.1 है पुर्तगाली, 3.2 है बरतानवी, 3.3 है डच और 3.4 है फ्रांसीसी। इसमें से इन 4 नुकात में से हमने पुर्तगाली और बरतानवी ये 2 नुकात के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये सबक जो है ये हिंदुस्तान में यूरोपीय ताकतवर अक़वाम ने अपनी नौआबादियात किन किन मकामात पर बसाई और किस तरह इन्होंने अपनी हुकूमत को यहाँ पर फैलाया, तो उससे मुताल्लिक़ हमको इस सबक में पढ़ना है और देखना है कि ये जो कॉलोनियाँ थी, ये नौआबादियात थी, उसके कायम होने से हिंदुस्तान पर उसके क्या असरात हुए। तो जिसमें से हमने पुर्तगाली और बरतानवी इनके बारे में पहले मालूमात हासिल कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और अब हम पढ़ेंगे डच के मुतालिक। अब ये डच क्या है, कौन है? डच जो हैं ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं, नीदरलैंड के रहने वाले लोग हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर यूरोप का नक्शा नज़र आ रहा है, जो शुमाली हिस्सा है यूरोप का, तो वो नीदरलैंड्स कहलाता है। वहाँ के रहने वालों को डच कहा जाता है। तो ये जो यहाँ के लोग थे, इन्होंने हिंदुस्तान में आकर, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है नीदरलैंड्स का नक्शा, तो यहाँ के लोगों ने आकर हिंदुस्तान पर अपनी नौआबादियात कायम की और कॉलोनियाँ बसाईं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हिंदुस्तान में जब अपनी नौआबादियात कायम करनी होती थी या कॉलोनियाँ कायम करनी होती थी, तो पुर्तगीज़ों ने और बरतानवी हुकूमत ने कंपनी कायम की थी, अपनी फैक्ट्री बनाई थी। तो बिल्कुल उसी तरह से डच ने भी हिंदुस्तान में आने के बाद अपनी कंपनी कायम की। तो ये कंपनी कैसे कायम हुई थी? बहुत सारे डच कंपनीज़ मिलकर, बहुत सारे डच की कंपनियां थी, उन सब ने मिलकर एक साथ हिंदुस्तान में सन 1602 में एक कंपनी कायम की, जिसका नाम था मुत्तहदा मशरक़ी हिंदुस्तान। मुत्तहदा मशरक़ी हिंदुस्तान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया। जब यहाँ पर इन्होंने ये कंपनी कायम कर ली, तो डच हुकूमत ने कंपनी को मशरक़ी ममालिक के साथ तिजारत करने का लाइसेंस जारी किया। यानी अब ये कंपनी ने डच हुकूमत को इजाज़त दे दी कि वो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की तरह और भी जो दीगर मशरक़ी ममालिक हैं उनके साथ तिजारत कर सके। इसी लाइसेंस ने उन्हें अमले की तकर्रुरी, कारखाने कायम करने यानी फैक्ट्रीज़ कायम करने, किलों की तामीर, मशरक़ी ममालिक के ख़िलाफ़ लड़ाइयों में मशगूल शामिल होने और उनके साथ मुआहदों पर दस्तखत करने की इजाज़त भी दे दी। तो जैसे ही डच हुकूमत ने अपनी कंपनी को मशरक़ी ममालिक में कायम करने की इजाज़त दी, उसी के साथ साथ उन्हें ये सारे चीज़ों की भी इजाज़त मिल गई कि वो मशरक़ी ममालिक में अपने अमले की तकर्रुरी कर सकते हैं। अमले से मुराद जो भी मुख्तलिफ़ ओहदे होते हैं काम करने के लिए, तो उन ओहदों पर मुख्तलिफ़ अफसरान का तकर्रुर करना, कारखाने कायम करने की इजाज़त दे दी, यानी फैक्ट्रीज़ कायम करने की इजाज़त दे दी, किलों की तामीर की इजाज़त दे दी ताकि हुकूमत को मजबूत बनाया जा सके, मशरक़ी ममालिक के ख़िलाफ़ लड़ाइयों में शामिल होने की इजाज़त दे दी। जैसे कि अगर मशरक़ी ममालिक के अंदर आपस में कोई इख्तलाफात है या आपस में उनकी अगर जंगें हो रही हैं, तो डच हुकूमत को इजाज़त दे दी, डच कंपनी को इजाज़त दे दी कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला ले कि किस मुल्क के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है
और उनके साथ मुआहदों पर दस्तखत करने की भी इजाज़त दे दी। इसके मुताबिक कंपनी ने हिंदुस्तानी अमूर की देखभाल के लिए एक गवर्नर जनरल मुकर्रर किया, यानी कि डच कंपनी ने हिंदुस्तान के कामों की देखभाल करने के लिए एक गवर्नर जनरल मुकर्रर किया। उस वक्त गवर्नर जनरल का ओहदा वैसे ही हुआ करता था जैसे आज हिंदुस्तान का इंतज़ामिया देखने के लिए वज़ीर आज़म है, या किसी और मुल्क का इंतज़ामिया देखने के लिए सदर का मकाम होता है, तो वैसे ही गवर्नर जनरल मुकर्रर किए जाते थे। 17वीं सदी के वस्त तक, यानी 17वीं सदी के दरमियान तक, डच कंपनियों ने अफ़्रीका के मशरक़ी साहिल से, यहाँ आप देख सकते हैं दुनिया के नक्शे में, अफ़्रीका के मशरक़ी साहिल से, यानी यहाँ से मशरक़ी साहिल से जापान तक, यानी यहाँ तक, ये पूरा जापान तक डच कॉलोनियाँ और कारखाने कायम कर लिए थे। यानी यहाँ पे कॉलोनियाँ, नौबादियात भी कायम हो गई थी और कारखाने भी कायम हो गए थे। अच्छा, ये जो मशरक़ी अफ़्रीका है, वहाँ से लेकर जापान तक, तो इससे मुराद ये था कि वो अफ़्रीका से लेकर हिंदुस्तान, चाइना, ये यहाँ के जो हैं जनूब मशरक़ी इलाके और फिर जापान तक, ये सारे इलाकों पर इन्होंने डचों ने अपनी नौबादियात और अपनी कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ कायम की हैं। इसमें मोज़म्बिक ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मोज़म्बिक के बाद है जनूबी अफ़्रीका, ये आपकी स्क्रीन पर है। यमन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, सियाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये ताइवान, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया। ये जो आपको इस नक्शे में सफ़ेद हिस्सा जो नज़र आ रहा है, वाइट पैच जिन जिन इलाकों पे आपको नज़र आ रहा है, वो इंडोनेशिया है, और जो यहाँ पर आपको ग्रीन हिस्सा नज़र आ रहा है, मलेशिया, ये मलेशिया है। इन सारे खित्तों का अहाता किया था डच हुकूमत ने। इन्होंने इन सब, जितने भी आपको अभी तस्वीर नज़र आ रही थी स्क्रीन पर, इन सारे जगहों पर इन्होंने अपनी हुकूमत नौबादियात की शक्ल में और फैक्ट्रियाँ कायम की थी। डच ने अपनी फैक्ट्रियों के अहाते में मुख्तलिफ़ इमारतें तामीर की। जब ये फैक्ट्री तामीर करते थे तो उसका जो अहाता था तो उसमें और मुख्तलिफ़ इमारतें भी तामीर करते थे। वो इमारतें किस चीज़ पर मुश्तमिल होती थी, जैसे कि वो सामान रखने के लिए गोदाम तामीर किए जाते थे, और उनके जो अमले के कारकुन हुआ करते थे या उनके जो ओहदेदारान होते थे वो ऑब्वियसली डच ही हुआ करते थे। तो उनको रहने के लिए जो उनके क्वार्टर्स बनाए जाते थे तो वो भी फैक्ट्री के अहाते में ही होते थे। और ये पूरे फैक्ट्री को और जो जितने भी उनके अहाता होता था उन सब को किलाबंदी के ज़रिए महफूज कर दिया जाता था, यानी कि उनके चारों तरफ इर्द गिर्द किलाबंदी की जाती थी और इस तरह से उन्हें महफूज कर दिया जाता था। बाकायदा हिफाजती दीवार तामीर की जाती थी और इस तरह से वो इलाका जो है वो महफूज हो जाता था। डच जो थे उनके अमले में मुख्तलिफ़ ओहदेदारान की तकर्री के लिए सिर्फ़ उनके डच ही लोगों को मुकर्रर करते थे।
अपने ही लोगों को मुकर्रर करते थे। उसके बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद उन्होंने मकामी लोगों को भी वो ओहदे पर जगह देनी शुरू कर दी, यानी कि उन्हें तकर्रुर करना शुरू कर दिया, उनका तकर्रुर करना शुरू कर दिया। यानी कि उनका अगर अमला है और उस अमले के अंदर अगर उनको जैसे मैनेजर की या क्लर्क की पोस्ट चाहिए होती थी, तो उस पर अब उन्होंने मकामी लोगों को भी जगह देनी शुरू कर दी। जैसे अगर हिंदुस्तान में उनकी जो नाबादियात है और फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री का जो अमला है तो उसमें क्लर्क की ओहदे पर उन्होंने हिंदुस्तानी नुमाइंदे को भी तकर्रुर करना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ जहाँ भी अभी हमने देखा स्क्रीन स्लाइड्स में कि कहाँ पर उन्होंने अपनी नाबादियात कायम की हैं, तो उन मकामात पर उन्होंने अपने मकामी लोगों को भी काम के मौक़े देना शुरू किए। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री हिंदुस्तान में जो है 1602 में पेटापल्ली के मकाम पर कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल के साहिली इलाके में कायम की। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर ये एक मकाम था जिसका नाम है पेटापल्ली। तो इस मकाम पर सन 1602 में डचों ने हिंदुस्तान में पहली फैक्ट्री कायम की। उसके बाद फिर उन्होंने ये फैक्ट्रियाँ और कहाँ कहाँ कायम की, तो उसके बाद उन्होंने ये अपनी फैक्ट्रियाँ, आप देखिए इस स्लाइड में जो डच सेटलमेंट्स लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखिए उनकी नक्शा भी दिया हुआ है, तो आपने उसका मुताला करना है। तो ये जो डच सेटलमेंट है यानी कि डच नाबादियात कहाँ कहाँ कायम है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ कायम की हैं। जैसे मछलीपट्टनम, जिसे हम अब उसे मसूलीपट्टम कहते हैं। उसके बाद पुलिकट, उसके बाद तिरुपापोलियर, उसके बाद पोर्ट नोवा कराकल, आगरा हिंदुस्तान के सेंटर में कायम है, दिल्ली के पास। अहमदाबाद जो कि गुजरात में आता है, भरूच, चिंसोरा और थट्टा, खंब्यात, सूरत जो कि गुजरात में आता है। खंब्यात ये खलीज है वहाँ पर, तो गुजरात के पास ही। और नागपट्टनम यहाँ पर है नागपट्टनम। तो इस तरह से वैसे जिन जिन जगहों पर आपको ये फ्लैग नज़र आ रहा है, तो वो सारी जगह जो हैं वो डच नाबादियात की थी, डच का वहाँ पर कब्ज़ा था। तो ये जो इलाके थे यहाँ पर उन्होंने डचों ने अपनी नाबादियात और अपनी फैक्ट्रियाँ कायम की थी। डचों ने विजयनगर सल्तनत उस वक्त हिंदुस्तान के जुनूब में हाकिम थी। तो ये जो गुलाबी हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये विजयनगर सल्तनत का है। तो विजयनगर सल्तनत के और पुलकेट और नागपट्टन के में पुलकेट और नागपट्टम ये दो जगहों पर उन्होंने डच सल्तनत ने अपने विजयनगर की अदालत से इजाज़त लेकर किले तामीर करने शुरू कर दिए। ये है पुलकट और ये है नागपट्टम। तो ये दो जगहों पर उन्होंने किले की तामीरात शुरू कर दी। बाद में उन्होंने पुर्तगीज़ियों को शिकस्त देकर, पुर्तगाल के रहने वाले, उन्हें शिकस्त देकर कोची, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ केरला के नक्शे में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
कोची, उसके बाद यहाँ पर है कोडंगलर, उसके बाद कानूर और कोलम। ये सारे जो इलाके हैं ये केरला के मगरबी साहिल पे आपको नज़र आएंगे। यहाँ थोड़ा सा ब्लर इमेज आ रही है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ है कोची, यहाँ पर है कन्नौर, यहाँ पर है कोलम और यहाँ पे है कोडंगलर। तो इस तरह से इन जगहों पर उन्होंने डच हुकूमत ने अपने किले तामीर किए। उन्होंने कोची के बादशाह से के साथ एक मुआहदा किया, जिसके रूह से उन्हें सियाह मिर्च की तिजारत में भी इजारादारी हासिल हो गई। सियाह काली मिर्च जो है उसकी तिजारत में उन्हें इजारादारी मिल गई डचों को। 17वीं सदी के आगाज़ में डच की बहरी फ़ौज जो थी, बहरी ताकत बहुत मज़बूत हो गई थी। किसी भी लम्हे वो कम से कम 20 जंगी जहाज़ और 3 से 4 हज़ार फ़ौजियों को तैनात कर सकते थे और उनके साथ में वो जंग कर सकते थे। तो मुग़ल, आदिल शाही और ये है मुग़लिया सल्तनत उस वक्त की। यहाँ पर है विजयनगर एम्पायर आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर है आदिल शाही हुकूमत और यहाँ पर है कुतुब शाही। ये जो गुलाबी हिस्सा नज़र आ रहा है ये है कुतुब शाही हुकूमत। यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है ये आदिल शाही हुकूमत का हिस्सा है और यहाँ कुतुब शाही हुकूमत का हिस्सा है। तो मुग़ल, आदिल शाही और कुतुब शाही जहाज़ों को डच से लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती थी अगर उन्हें बहरी सफ़र करना होता था या तिजारत के गर्ज से कहीं जाना होता था, तो उन्हें डचों से इजाज़त लेनी पड़ती थी। अगर कोई जहाज़, हिंदुस्तानी हुकूमत का कोई जहाज़ बिना लाइसेंस के, बिना डच लाइसेंस के समंदर में सफ़र करता हुआ नज़र आता था, तो उस जहाज़ को वो कब्ज़े में ले लेते थे, डच अपने कब्ज़े में लेते थे या उसे वहीं डुबो दिया जाता था। डच ने मछलीपट्टनम में अपनी पहली कॉलोनी कायम की और ये शहर 3री सदी कब्ल मसीह में वजूद में, ये शहर की जो बंदरगाह है उसकी 3री सदी कब्ल मसीह में वजूद में आई थी। इसका ज़िक्र मौसलिया में भी किया गया है। ये जो बहिरा है उसका ज़िक्र मौसलिया में भी किया गया है। पेरिप्लस एरिथ्रियन की मौसलिया में भी किया गया है। अब अगली जो यूरोपी ताकत है, फ्रांसीसी ताकत, उसके बारे में हमको मालूमात हासिल करनी है। फ्रांसीसी ऑब्वियसली जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है फ्रांस के रहने वालों को कहा जाता था। तो ये फ्रांस का नक्शा आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये यूरोप का एक अहम मुल्क है। इसकी राजधानी पेरिस है और ये काफ़ी मशहूर, पूरी दुनिया में मशहूर ऐसा एक मुल्क है। सन 1664 में फ्रांसीसी, ये देखिए यहाँ पे ये फ्रांस का नक्शा है और यहाँ पर देखिए यूरोप में फ्रांस, ये मुल्क यहाँ पर पाया जाता है। ये यूरोप का नक्शा आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसमें फ्रांसी मुल्क आपको दिखाई दे रहा है। सन 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम अमल में लाया गया। सन 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम अमल में लाया गया। उस कंपनी का नाम फ्रेंच में, फ्रांसीसी ज़बान में ला कैम्पेनिंग डेस इंडेस ओरेंशियल्स था। और ये जो कारनामा अंजाम दिया गया था, ये जीन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट ये एक वज़ीर ख़ज़ाना थे। तो ये वज़ीर ख़ज़ाना के इन्होंने इक़दामात किए यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है कंपनी कायम करने के लिए, जिसका नाम था
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको फ्रेंच में कहा जाता है ला कैंपनिंग देस इंडेस ओरिएंटल्स। ठीक है। अब इसे कायम करने के लिए जो इजाज़तनामा उन्हें लेना था वज़ीर ख़ज़ाना को, तो उन्होंने किसे इजाज़तनामा लिया होगा? तो फ्रांस के उस वक्त के वज़ीर थे जिनका नाम है वज़ीर नहीं, बादशाह थे जिनका नाम है लुइस 14, किंग लुइस 14। तो इनसे, जो आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर नज़र आ रही थी, उनसे उन्होंने इजाज़त ली और ये कंपनी कायम की थी। और ये बादशाह ने, किंग लुइस 14 ने मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ तिजारत, फ़ौज और बहरिया को बरकरार रखने और टैक्स से छूट का इख्तियार भी इस कंपनी को दे दिया था। जो ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे दे दिया था। कंपनी को ये भी इख्तियार दिया गया था कि वो मशरक़ी हुक्मरानों के साथ किसी जंग या मुआहदे में दाखिल हो, यानी कि मशरक़ के हुक्मरान जहाँ जंग लड़ना चाह रहे हैं या कोई मुआहदा करना चाह रहे हैं तो उसमें शामिल होने की इजाज़त भी इस कंपनी को बादशाह की जानिब से मिल चुकी थी। उसके बाद ये 1666 में कंपनी ने, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये औरंगज़ेब की तस्वीर है, उनके दरबार में एक सिफारती दस्ता भेजा। सिफारती दस्ते से मुराद होता है कि जो आपके खारजी उमूर के लिए जाता है, खारजी कामों को देखने के लिए जाता है। तो एक उनका सिफारती दस्ता गया और सूरत में, ये हिंदुस्तान के नक्शे में आपको देखिए सफ़ेद कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये सूरत का इलाका है, गुजरात में वाक़ है। तो सूरत में फ़ैक्ट्री कायम करने की इजाज़त हासिल की। तो फ्रांसीसी गए औरंगज़ेब से इजाज़त लेने के लिए कि वो सूरत में अपनी कंपनी कायम कर सके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कायम कर सके। और इस तरह सूरत में पहली फ्रांसीसी फ़ैक्ट्री कायम हुई 1668 में। 1668 में यहाँ पर पहली फ्रांसीसी फ़ैक्ट्री कायम की गई। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, जिसे आज हम पौंडीचेरी कहते हैं, वो पहले पुदुचेरी कहलाता था। उसके बाद चंद्रनगर, यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहा है, माहे, कारिकल और मछलीपट्टनम, इन सब जगहों पर उन्होंने फ्रांसीसियों ने अपने फैक्ट्रीज़ कायम किए। इस दौर में फ्रांसीसी कुतुबशाही हुक्मरान और डच के साथ लड़ रहे थे, यानी कि फ्रांसीसियों की जंग भी जारी थी कुतुबशाही हुकूमत के साथ में। हमने देखा था पिछले चंद स्लाइड्स पहले कुतुबशाही हुकूमत के इलाके को, और कुतुबशाही हुक्मरान और डच के दरमियान लड़ाइयाँ हो रही थी। फ्रांसीसी लड़ रहे थे कुतुबशाह हुकूमत से और डच के साथ में। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों की कार्रवाइयों का मरकज़ था, यानी पौंडीचेरी से ही लड़ाइयाँ की जा रही थी और इक़दाम किए जा रहे थे। उस पर कर्नाटक के नवाब ने हुकूमत की थी। यहाँ पर कर्नाटक के नवाब की हुकूमत थी। ये देखिए, जो आपको हरे कलर का जो पूरा हिस्सा नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर का जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये कर्नाटक हुकूमत का यहाँ पर उनके नवाब की हुकूमत थी। वैसे अगर हम इंडिया के नक्शे में देखेंगे तो हमें मगरबी साहिल पर कर्नाटक का इलाका नज़र आएगा, रियासत नज़र आएगी। लेकिन कर्नाटक रियासत, ये एक रियासत की शक्ल में हिंदुस्तान में बाद में बनी, और पहले जो हमने आपको बताया था कि सूबे होते थे, मुख्तलिफ सूबे होते थे, और उन सूबे के ऊपर नवाबों की या हुक्मरानों की हुकूमत होती थी। तो जो उस वक्त, जब ये 16वीं सदी की बात है, उस वक्त ये कर्नाटक का जो सूबा था, यहाँ जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर नवाब की हुकूमत थी। तो नवाब के ख़ानदान के अफराद तख्त नशीनी के लिए आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों ने इस मामले में मदाखलत करनी शुरू कर दी, यानी अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों ने इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। और इसके नतीजे में 1743 से 1744 से 1763 तक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 3 लड़ाई हुई है। यहाँ पर 1744 से 1763 के दरमियान यहाँ पर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 3 लड़ाई हुई, और ये तीनों लड़ाइयाँ जो हैं वो कर्नाटक वॉर के नाम से जानी जाती है। ये देखिए, आपको जो नज़र आ रहा है ये इलाका जहाँ पे फ्रांसीसियों ने अपनी हुकूमत कायम की थी। तो ये जो 3 वॉर्स हुई थी, 3 जंगें हुई थी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान में। पहली कर्नाटक जंग हुई थी 1746 से 1748 के दरमियान, और उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड क्लाइव।
उसके बाद दूसरी जो जंग हुई कर्नाटक के अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 1749 से 1754, और तीसरी जो जंग हुई है कर्नाटक जंग 1756 से 1763 के दरमियान। तो ये जो जंगें हुई हैं, ये तीनों जंगें जो हैं वो कर्नाटक के इस जो मकाम को हमने आपको पहले बताया था यहाँ पर हुई हैं अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान। और इस जंग में ये तीनों भी जो लड़ाइयाँ ये कर्नाटक वॉर्स के नाम से मशहूर हैं। और तीसरी जंग जब हुई है उसमें फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने शिकस्त दे दी थी, यानी फ्रांसीसी जो थे यहाँ पर शिकस्त खा गए और अंग्रेज़ जो है वो फ़तेह हासिल कर ली उन्होंने। और इस तरह से जितनी भी यूरोपीय अक़वाम थी अंग्रेज़ों के अलावा हिंदुस्तान से, उन सब का सफाया हो गया और आखिरकार जो है अंग्रेज़ ये पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। तो अगले सबक में हम देखेंगे कि गैर मुल्की ताकतों की मज़ाहमत के बारे में जानेंगे कि जब गैर मुल्की ताकतें हिंदुस्तान पे अपना कब्ज़ा जमा रही थी तो उनकी क्या कोशिशें हो रही थी, और ऐसे में शिवाजी महाराज ने क्या काम अंजाम दिया, शिवाजी महाराज उनके साथ में कैसे पेश आए, इनके बारे में हमको अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। तो आपने ये जो लेक्चर है उसको बगौर सुनना है। इसमें आपको अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप हमसे एनी टाइम क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको हमने PDF फाइल इसकी ऑलरेडी दे चुके हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने शेयर कर चुके हैं। आपने वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेने हैं। और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको न्यू लेक्चर्स जो है नेक्स्ट वो मिलते रहें। थैंक यू।